सुप्रभात बच्चे। व्याकरण वर्ग 8 के लिए अध्याय 9 समास लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने समास के भेदों के बारे में पढ़ा। समास के 3 भेद थे: संज्ञा वाचक सर्वनाम, विशेषण वाचक सर्वनाम और क्रियावाचक सर्वनाम। हम आगे पढ़ेंगे कि समास के रूप के बारे में। तो मुख्यतः हम 4 रूपों के बारे में बताएंगे, जो कि अलग अलग भेद होने के बाद वो 6 भेद उनके हो जाएंगे, जो समास के हम लोग जानते हैं, है ना। तो हम 4 रूप में से सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। नाम से ही पता चलता है अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय कहने का मतलब क्या हुआ कि जो व्यय ना हो, जो बदले नहीं, है ना। अविकारी भी हम इसे कहते हैं अव्यय को, और जो जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो प्रतिदिन, प्रतिफल, आपको और भी प्रतिमास, अभूतपूर्व, यथासंभव, यथोचित, है ना। तो ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसका पहला पद क्या है? अव्यय है, प्रति है, यथा है ना। ये बदलते नहीं। हम यथा को यथो नहीं कह सकते हैं, है ना, या यथी नहीं कह सकते हैं। तो ये लिंग वचन कारक के चलते नहीं बदलते हैं। इनका पहला पद अव्यय होता है। ये अव्ययी भाव समास होते हैं। देखा गया है बच्चे ऐसा भी कि कभी कभी एक ही बात को जब दोहराए जाते हैं तो वो भी अव्ययी भाव समास के ही हिस्से होते हैं। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, मुहा मुही, है ना। उसके बाद मन ही मन, कहीं न कहीं। ये जब 2 बातें एक ही साथ दोहराई जाती है, एक साथ ली जाती है, तो वो भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण में माने जाते हैं। अगला हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास वैसे समास जिसका उत्तर पद यानी बाद का पद क्या होते हैं? प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे देवकन्या, राजपुत्र, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे देवकन्या जा रही है या राजपुत्र जा रहा है, तो यहाँ पर जाना का क्रिया का संबंध कहाँ से है? पुत्र और कन्या से है, न कि राजा और देवता से है ना। तो प्रधान इसके क्या होगी? कन्या और पुत्र, है ना। तो जिसके उत्तर पद प्रधान होते हैं, ये होते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं: व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, एक बार तत्पुरुष समास बताने में एक बात की चर्चा मैं और कर देना चाहता हूं कि इसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है। लोप मतलब जब हम समास करते हैं तो उससे विभक्ति हट जाते हैं, है ना। जैसे राजपुत्र की बात अगर हम करते हैं तो राजा का पुत्र, का यहाँ पर क्या हो गए? इसका लोप हो गया, ये हट गए, है ना। तो तत्पुरुष समास पहचानने का सबसे बढ़िया क्या तरीका होता है कि इसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है। जब हम उस शब्द को तौलते हैं यानी विभक्ति, हम देखते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी रह गई है या किस चीज़ को हटाया गया है, किस चीज़ का संक्षेप किया गया है, तो या लोप किया गया है, तो उससे पता चलता है कि इसमें कारक की विभक्ति के लोप हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने इसके हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, है ना। कहने का मतलब कि कर्ता और संबंध, कारक के जो हैं कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता और संबंध को, हे हो अरे जी संबोधन को हम अगर छोड़ देते हैं, कर्ता पहला और अंतिम को अगर हम छोड़ देते हैं, तो कारक की 8 भेद हैं। तो उसमें से 6 जो हैं, जैसे कर्म को करण से, तो कर्म जहां पर को की विभक्ति की होती है, जहां से रेखांकित, रेखा से अंकित, यहां से विभक्ति का लोप है, यानी ये क्या हो गए? ये करण तत्पुरुष हो गए। यानी उसकी विभक्ति का जो लोप होता है उसी से उसका नामांकन किया गया है। जहां पर को की विभक्ति का लोप होता है, ग्रामगत, ग्राम को आगत, है ना। तो ग्रामगत, ग्राम को आगत, यहाँ को विभक्ति का लोप है। तो ये क्या हो गए? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, है ना, संप्रदान तत्पुरुष, उसके नामों को हम लेकर चलते हैं। तो इसके 6 भेद हैं। पहला यानी कर्ता ने, ये नहीं होते हैं इसके भेद, और संबोधन हे हो अरे जी नहीं होते हैं। तो विभक्ति के अनुसार ही इसका क्या होते हैं? उसका नामांकन किया गया है। करण, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, तत्पुरुष, ये सभी होते हैं। चलिए
और मैं अगला भेद में तत्पुरुष समास का हम ले रहे थे, तो वहां पर था समाधिकरण तत्पुरुष समास। समाधिकरण तत्पुरुष समास को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें दो संबंध हमें दिखते हैं। पहला विशेषण विशेष्य का संबंध, विशेषण विशेष्य का संबंध, और दूसरा उपमा और उपमेय का, है ना। तो विशेषण और विशेष्य का क्या संबंध होता है, उसके उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे परमात्मा है ना। अच्छा, एक हम और बात करते हैं कि पहला पद क्या होते हैं, विशेषण। अगर विशेष्य विशेषण की बात करते हैं तो पहला पद क्या होते हैं, विशेषण, और दूसरा पद होता है विशेष्य। अब यहाँ पर हम बात करें परमात्मा, है ना, परम आत्मा, है ना, परमात्मा। अगर हम बात करते हैं तो परम क्या है, विशेषण है। महान, परम, तुच्छ, छोटा, ये सभी विशेषण है। आत्मा की विशेषता बताता है तो विशेषण आगे हो गया, आत्मा पीछे। तो यहाँ ने परमात्मा हो गए, ये क्या हो गए, कर्मधारय समास। और नील गाय, है ना, नीला है जो गाय, है ना। तो है जो शब्द का भी उपयोग और भी इसमें पहचान है। तो नीला है जो गाय, गाय आपकी क्या हो गई, आपका संज्ञा हो गया, और मतलब विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हो गया, नीला। तो हम क्या देखें यहाँ पर कि अगला भाग क्या होता है, विशेषण होता है, और पिछला क्या होते हैं, विशेष्य। ये तब होगी जब विशेष्य और विशेषण की बात होगी। एक और बात होती है उपमा और उपमेय की बात, है ना। जैसे चंद्रमुखी, है ना, चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा के समान से हो रही है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है कि कर्मधारय समास है। एक और हम उदाहरण के, घनश्याम, है ना। श्याम है, किसके समान श्याम है, जो घन के समान श्याम हो, है ना। तो श्याम मतलब काला, श्यामला, है ना, किसके समान, बादल के समान, घटा के समान, है ना। वो क्या हो गई, एक तरह की क्या हो गई, ये उपमा दिया गया। तो यहाँ पर उपमा उपमेय का संबंध हुआ। तो दो तरीके से हम कर्मधारय समास को देखते हैं, जहां उपमा उपमेय का संबंध हो और जहां विशेष विशेष का संबंध हो। अगला हम बात करते हैं, तीसरी जो बात हम कर रहे हैं यह है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में अगर हम जानते हैं तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान कोई और तीसरा हो जाता है ना। इस जैसे हम अगर करते हैं कि लंबोदर है, लंबा और उदर यहाँ पर बात है, तो न लंबा प्रधान हो गया यहाँ पर, न उदर हो गया, लंबोदर, यानी क्या है, गणेश के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर उनके यहाँ पर प्रधान कौन हो गए, कोई और रूप हो गया उनका, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान न रहकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, कोई तीसरा प्रधान हो जाता है। ये क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास माने जाते हैं, है ना। जैसे, अच्छा, इसमें क्या होते हैं, इसमें अर्थात शब्द जरूर होते हैं। जैसे चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव, है ना। मौली यानी चंद्रमा, मौली मतलब शेखर, तो चंद्र है जिनके मौली पर, यानी क्या हो गए, शंकर। और भी हम बात करते हैं महात्मा, महान है जिसका आत्मा, अर्थात महात्मा बुद्ध या महात्मा गांधी, है ना। अब यहां पर कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को समझना जरूरी है। महान है जो आत्मा, है ना, हम आत्मा की विशेषता बता रहे हैं, ये कर्मधारय समास है। लेकिन महान है जिसका आत्मा, किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहुब्रीहि समास है ना। तो विशेष विशेषता कहीं पर अगर बताते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, वो कर्मधारय समास की बात होती है। तो यहां पर दो बातें, महान है जो आत्मा, ये हो गए आपको कर्मधारय समास, और महान है जिसका आत्मा, ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास, है ना। गजानन हो गए चतुर्भुज, है ना, चार भुजाएं और भी देवताओं के, लेकिन चतुर्भुज के नाम से भगवान विष्णु जाने जाते हैं। तो चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु, है ना। तो इस तरीके से कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसके अलावा दो और हैं जिसकी मैं चर्चा करता हूं, द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। उदाहरण के तौर पर माता पिता, है ना, दोनों हैं, इन दोनों के बीच में या, और, अथवा, इनकी विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है ना। ये विभक्ति अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो उसमें और, या, अथवा लगते हैं। एक और इसकी पहचान है क्या कि इसमें आपको युग्म चिन्ह से ये जुड़े होते हैं, है ना, आपस में दोनों युग्म चिन्ह से जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, और भी हैं मोटा ताजा, है ना, कपड़ा लत्ता, बाल बच्चा,
और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक अर्थ वाले पदों में ये होते हैं, जैसे जीव जंतु, है ना। तो इस तरीके से अगला हम बात करते हैं अंतिम यानी द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास में जो पहला पद होता है संख्यावाचक होते हैं, है ना। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक। और ये आसानी से आप देख सकते हैं कि जैसे चौवन्नी, त्रिभुज, त्रिकोण, नवरत्न, है ना। ये इससे क्या हो गए कि पता चल जाता है 9, 4, 3, है ना। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक जिसका पहला पद प्रधान हो। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब भी मुझे अगर इस तरह की बात हो कि जहां पर विकल्प में दोनों हों, कर्मधारय हों और बहुव्रीहि हों, तो हम बहुव्रीहि को चुनेंगे। अगर द्विगु हैं और बहुव्रीहि हैं तो हम बहुव्रीहि को चुनेंगे, क्योंकि बहुव्रीहि समास को जितने भी समास हैं उनमें श्रेष्ठ माना जाता है। धन्यवाद बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको मैं कॉपी पर लेकर इन समास के सभी भेदों को मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।